जय श्री माता दी दोस्तों। हमने डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट बताई थी, जिसमें हमने 5 मिनट के क्वेश्चन आपको बताए थे। तो उन्हीं को हम एक-एक करके आज वीडियो में सॉल्व करेंगे। हमने पहला ही क्वेश्चन प्रीवियस वीडियो में बता दिया है। आज हम दूसरा और तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ठीक है, बहुत ईजी लैंग्वेज में आपके लिए नोट्स हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखना और आप कमेंट करोगे तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये नोट्स भी मिल जाएंगे। स्टार्ट करते हैं। पहला ही टॉपिक है हमारा फंडामेंटल एंड आर्किटेक्चरल मॉडल ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। ठीक है, क्या है इसको बहुत अच्छे से समझेंगे, इसी लैंग्वेज में आपकी अच्छे समझ आ जाएगा ये। स्टार्ट करते हैं। फंडामेंटल मॉडल्स डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के बेसिक रूल और चैलेंजेस को एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, इसके जो भी बेसिक रूल हैं और क्या क्या चैलेंजेस हैं इसको एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, इसका जो फोकस होता है वो इंटरेक्शन पर, इसके फेलियर पर और सिक्योरिटी पर होता है कि कैसे इसकी सिक्योरिटी हम देखें। ठीक है, कैसे इसके फेलियर को देखें और कैसे इसकी इंटरेक्शन को देखें। ठीक है, उसके बाद आता है फंडामेंटल मॉडल एक कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क है। इसका यूज सिस्टम के इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को समझने, बिहेवियर एंड इसकी प्रॉपर्टीज़ को फॉर्मली डिस्क्राइब करने के लिए किया जाता है। ठीक है, अब हम इसके टाइप्स देखने वाले हैं। टाइप्स में सबसे पहला आता है हमारा इंटरेक्शन मॉडल। ठीक है, इंटरेक्शन मॉडल क्या होता है बहुत अच्छे से समझेंगे। इंटरेक्शन मॉडल सिस्टम के कौन कंपोनेंट के बीच कम्युनिकेशन को मैनेज करता है। ठीक है, जो इंटरेक्शन मॉडल होता है, जो भी इसके डिस्ट्रीब्यूटेड के कंपोनेंट होते हैं, ठीक है, तो उसके बीच ये क्या करता है, कम्युनिकेशन को मैनेज करता है। ठीक है, क्या करता है, कम्युनिकेशन को मैनेज करता है। ये बताता है कि कंपोनेंट एक दूसरे से डेटा कैसे एक्सचेंज करते हैं। ठीक है, जैसे भी मैंने पिछली बार एग्जांपल बताया था, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम लिए थे 4। ठीक है, तो उनके बीच ये बताएगा कि कम्युनिकेशन कैसे मैनेज होगा। ठीक है, और डेटा कैसे एक्सचेंज होगा। ठीक है, उसके बाद की कंपोनेंट में आते हैं हम, जैसे मैसेज पासिंग। ठीक है, और पब्लिक सब्सक्राइब सिस्टम। ये दोनों आपको पता है, बस समझ लें एक बार। जैसे कि एक प्रोसेस नोड मैसेज पासिंग में है, एक प्रोसेस या नोड से दूसरे को मैसेज भेजना, जैसे व्हाट्सअप पर होता है। ठीक है, आपने मुझे मैसेज भेजा, मैंने आपको मैसेज भेजा। ठीक है, ये मैसेज पासिंग के अंदर आता है, जब एक कंप्यूटर या एक नोड एक से दूसरे को मैसेज भेजते हैं। ठीक है, लेकिन दूसरा ही आता है सब्सक्राइब और पब्लिक सिस्टम। इसमें क्या होता है, देखो, इस सिस्टम में एक प्रोसेस पब्लिशर एक टॉपिक पर मैसेज पब्लिक करता है, सब्सक्राइबर उस टॉपिक को सब्सक्राइब करते हैं। पब्लिक जैसे यूट्यूब का हो गया उदाहरण, और स्टॉक मार्केट ऐप्स का। देखो, जैसे ये वाली वीडियो ही है, ये मैंने यूट्यूब पे अपलोड किया है। ठीक है, तो आप सिर्फ इसको देख सकते हो, लाइक सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है, आप इस वीडियो में कोई चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, अब हम देखते हैं सेकंड पार्ट इसका, फेलियर मॉडल। और फेलियर मॉडल में क्या है, फेलियर मॉडल बताता है कि सिस्टम का बिहेवियर फेलियर सिचुएशन में कैसा होगा। ठीक है, ये मॉडल बताता है कि अगर सिस्टम किसी वजह से फेल होने की सिचुएशन आ जाए तो उसका बिहेवियर कैसा होगा डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम का। ठीक है, की पॉइंट क्या है इसके, जैसे कैश फेलियर। ठीक है, जब एक सिस्टम अचानक से बंद हो जाए, ठीक है, जैसे सर्वर क्रैश हो गया, ठीक है, समझ लो, तो वो इसमें आता है कैश फेलियर में। उसके बाद ओमिशन फेलियर, इसमें नेटवर्क से मैसेज लॉस्ट हो जाए और डिलीवर ना हो, तो ये वाला फेलियर आएगा। टाइम फेलियर में आता है, टास्क टाइम के अंदर कंप्लीट होना चाहिए, वरना वो फेल हो जाएगा। ठीक है, जितना आपने 5 मिनट 10 मिनट या 1 घंटा जितना भी टाइम दिया है उसके अंदर ही होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद सिस्टम को रिलायबल और कंसिस्टेंट होना चाहिए, इवन अगर कुछ पार्ट फेल हो जाए तो हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमने दोनों पॉइंट ये बहुत अच्छे से देख लिए। उसके बाद हम इसके बाद थर्ड पॉइंट पर बढ़ते हैं, सिक्योरिटी मॉडल। अब सिक्योरिटी मॉडल में क्या है, सिक्योरिटी मॉडल डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में सिक्योरिटी, ठीक है, इसकी जो सिक्योरिटी की कमजोरियों को एड्रेस करता है। ठीक है, जो भी इसकी वनरेबिलिटीज़ होती हैं उनको एड्रेस करता है। ठीक है, क्या क्या सिक्योरिटी में इसकी कमजोरियां हैं, ठीक है, सबसे पहले उनको समझता है। इसका मेन गोल डेटा और कम्युनिकेशन को अनऑथराइज्ड एक्सेस से बचाना और हैकिंग से बचाना होता है मेनली। ठीक है, तो ये पॉइंट इसका आप लिख सकते हो। ठीक है, इसके की पॉइंट आप देख सकते हो कि किस प्रकार हम हैकिंग से इसको बचाते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें आपने पहले से भी पढ़ी होंगी और समझ लेते हैं एक बार। ऑथेंटिकेशन मतलब यूजर की आइडेंटिटी को वेरीफाई करना। सबसे पहले जब आप किसी भी वेबसाइट का उदाहरण ले लीजिए, अगर आपने उस पर अकाउंट बना रखा है, ठीक है, तो वहाँ पे जाके सबसे पहले आपकी एक आईडी होगी और उसका पासवर्ड होगा। ठीक है, जब आप उस वेबसाइट पे जाके लॉगिन कर पाओगे। ठीक है, उसके बाद ताकि सिर्फ ऑथराइज्ड और ट्रस्टेड यूजर ही सिस्टम पर एक्सेस करें। जैसे आपने कभी कोई कोर्स लिया हुआ पेड वाला, ठीक है, तो पेड वाले कोर्स में क्या होता है, आप अपनी एक जीमेल से रजिस्टर कर लेते हो, तो वो जीमेल एड्रेस भी आपकी एक आईडी की तरह काम करता है और आप उस पर एक पासवर्ड बना के रखते हो कि हाँ ये मेरा पासवर्ड हो गया इस कोर्स का। ठीक है, तो उस पर आपके पास आपकी आईडी और पासवर्ड है, तो आप ही उस कोर्स को एक्सेस कर पाओगे, कोई तीसरा बंदा एक्सेस नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये ऑथेंटिकेशन में आता है। एनक्रिप्शन में क्या होता है, जैसे एक प्रोसेस है जिसमें डेटा को अनरीडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट किया जाता है। देखो समझो, एनक्रिप्शन में हम क्या कर रहे हैं बेसिकली, जैसे हमारे पास कोई भी डेटा है, लो एन जैसे कुछ भी डेटा है, आपने कोई मैसेज लिखा कंपनी का, बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है, किसी दूसरे के हाथ में वो नहीं लगना चाहिए, तो मैंने उदाहरण ले लिया। ठीक है, तो वो उसको क्या करेगा, अनरीडेबल फॉर्म मतलब 011 की फॉर्म में चेंज कर देगा, नंबरों की फॉर्म में चेंज कर देगा, सिंबल्स की फॉर्म में चेंज कर देगा, मतलब उसको अनरीडेबल फॉर्म में बना देगा। ठीक है, ये प्रोसेस, तो ये इसको साइपर टेक्स्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं हम, तो वो अनरीडेबल फॉर्मेट में चेंज होता है और सिर्फ ऑथराइज्ड यूजर ही उसको डिक्रिप्ट कर सकता है। ठीक है, उसके पास एक की होती है जिससे वो क्या नाम है उसको डिक्रिप्ट कर लेता है, मतलब पहले वाले मैसेज तक ले जाता है। इसको हम डायग्राम से समझेंगे, काफी अच्छे से आपकी समझ आएगा। देखो समझो, एक पर्सन है ए यहाँ पर और एक पर्सन है यहाँ पे बी। ठीक है, अब इन दोनों पर्सनों के बीच हमको ऐसे कम्युनिकेट कराना है कि बीच में इनका डेटा चोरी ना हो। ठीक है, तो सबसे पहले इसके पास जो ओरिजिनल डेटा या टेक्स्ट है ये उसके पास है, तो ये साइबर टेक्स्ट की मदद से क्या करता है, इसको अनरीडेबल फॉर्मेट में चेंज कर लेता है, मतलब 011 की फॉर्म में या कोई भी सिंबल की उस फॉर्म में चेंज कर लेता है कि अगर यहाँ पे थर्ड पर्सन भी कोई इस डेटा को एक्सेस कर रहा है तो उसको कुछ नहीं समझ आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एनक्रिप्शन की मदद से एक सिमेंटिक की इसके पास होती है जिसकी मदद से साइबर टेक्स्ट में चेंज करता है। ठीक है, उसके बाद ये साइबर टेक्स्ट के बाद आता है इसके पास, तो ये क्या करता है, अपने पढ़ने से पहले इसको डिक्रिप्ट करता है, इसका डिक्रिप्शन करता है। डिक्रिप्शन में क्या होता है,
ये कन्वर्ट करता है ओरिजिनल रीडेबल फॉर्म ऑफ डेटा, जो भी हमारी डेटा की ओरिजिनल फॉर्म थी, डिक्रिप्शन उसको ओरिजिनल फॉर्म में ले जाता है, जो भी हमारा साइफर टेक्स्ट था। ठीक है, समझ आ गया। सबसे पहले क्या करेगा, ओरिजिनल डाटा को अनरीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, किसके माध्यम से, एनक्रिप्शन के। ठीक है, उसको साइफर टेक्स्ट में चेंज करेगा। उसके बाद ये जो रिसीवर होता है ये क्या करता है, डिक्रिप्शन करता है, मतलब उसको अपने रीडेबल फॉर्म में बनाता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब देख लेते हैं डेटा इंटीग्रिटी। इसमें क्या है, डेटा इंटीग्रिटी का मतलब है कि डेटा बिना मॉडिफिकेशन के ओरिजिनल स्टेट में रहे। ठीक है, तो ये डेटा इंटीग्रिटी का आता है पॉइंट। तो यहाँ पे हमने इसको देख लिया कि फंडामेंटल मॉडल ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। अब आर्किटेक्चरल मॉडल ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम देखेंगे। ठीक है, आर्किटेक्चरल मॉडल ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम देखो, इसमें क्या है, आर्किटेक्चरल मॉडल सिस्टम का ओवरऑल डिज़ाइन और स्ट्रक्चर होता है। देखो ध्यान से समझ लेना, ओवरऑल डिज़ाइन सिस्टम का और स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, आर्किटेक्चरल मॉडल सिस्टम के कंपोनेंट के ऑर्गेनाइजेशन और इंटरेक्शन को डिफाइन करता है। ये मॉडल सिस्टम की डेवलपमेंट, डिप्लॉयमेंट और ऑपरेशन को गाइड करता है ताकि सिस्टम के परफॉर्मेंस इफिशिएंसी मैनेज हो सके। बहुत ही ध्यान से सुन लेना ये वाली लाइन। ठीक है, क्या कर रहा है, सिस्टम के डेवलपमेंट में और डिप्लॉयमेंट में और उसकी ऑपरेशन को क्या करता है, गाइड करता है, ताकि उनकी परफॉर्मेंस इफिशिएंसी मैनेज हो सके। ठीक है, परफॉर्मेंस गिरे ना उनकी। ठीक है, तो समझते हैं इसको कैसे होगा ये। तो इसके भी टाइप्स हैं, टाइप्स देख लेते हैं। जैसे कि क्लाइंट सर्वर मॉडल, इसमें क्या होता है, क्लाइंट सर्वर मॉडल में क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजता है और सर्वर रिस्पांस देता है। ठीक है, ये आपने पहले भी पढ़ा होगा, फिर भी देख लेते हैं हम। की पॉइंट इसके आते हैं, जैसे सर्वर सेंट्रलाइज्ड होता है और सारी रिक्वेस्ट को हैंडल करता है। सर्वर हमारा सेंट्रलाइज्ड है और जितनी भी रिक्वेस्ट आती हैं सबसे पहले नेटवर्क के माध्यम से सर्वर के पास जाती हैं। ठीक है, और सर्वर उन सारी रिक्वेस्ट को हैंडल करता है। उसके बाद आता है एग्जाम्पल, जैसे वेब ब्राउजर खोला हुआ है आपने कोई सा भी, तो आप वहाँ पे जो क्लाइंट को गूगल के सर्वर से रिजल्ट देता है। ठीक है, जो क्लाइंट है वो कुछ ना कुछ सर्च करेगा। ठीक है, उस सर्च के बदले गूगल के जरिए गूगल के सर्वर से वो रिजल्ट उसको देगा निकाल के। जैसे कि हमारे पास क्लाइंट है, क्लाइंट के पास कंप्यूटर, पीसी, लैपटॉप, मोबाइल, टैबलेट कुछ भी है, तो वहां से वो अपनी रिक्वेस्ट भेजेगा। ठीक है, रिक्वेस्ट जाएगी नेटवर्क के पास, नेटवर्क रिक्वेस्ट भेजेगा सर्वर के पास, सर्वर क्या करेगा, उसको रिस्पॉन्स करेगा कि क्या भाई तुमने हमको रिक्वेस्ट भेजी है, और उसके बाद लिए हमारे पास ये वाले रिस्पॉन्सेस हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्लाइंट सर्वर मॉडल होता है। उसके बाद पेयर टू पेयर मॉडल होता है। पेयर टू पेयर मॉडल में भी कुछ बड़ी बात नहीं है। पेयर टू पेयर मॉडल हर नोड क्लाइंट और सर्वर की तरह काम करती है। यहाँ पे तो ये अलग अलग हैं, लेकिन यहाँ पे हर नोड ही क्या कर रही है, क्लाइंट सर्वर की तरह काम कर रही है। इस मॉडल में हर नोड कंप्यूटर एक दूसरे के साथ डायरेक्ट इंटरेक्ट करता है। देखो डायरेक्ट इंटरेक्ट कर रहा है, ये कंप्यूटर 1, कंप्यूटर 2, कंप्यूटर 3, कंप्यूटर 4, कंप्यूटर 5, आप कोई सा भी नंबर कहीं भी डाल सकते हैं, नोड कंप्यूटर। ठीक है, सिमिलर है। तो अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इनको एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करा रहे हैं। ठीक है, किस तरह से, डायरेक्ट इंटरेक्शन हो रहा है इनका। नो सेंट्रल सर्वर रिक्वायर्ड होता है इसमें। ठीक है, कोई सेंट्रल सर्वर रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे फाइल शेयरिंग सिस्टम लाइक बिट टोरेंट। अब ठीक है, तो ये हमारा इसका डायग्राम हो गया। तो हमने यहाँ तक इसको देख लिया। अब इसका और टाइप्स आते हैं, एक मिनट। एक आता है इसका लेयर्ड मॉडल। लेयर्ड मॉडल में भी कुछ नहीं है। लेयर्ड मॉडल क्या है, थोड़ा सा देख लो। लेयर्ड मॉडल डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम को मल्टीपल लेयर में ऑर्गेनाइज व डिवाइड करता है। ठीक है, क्यों करता है, जहां हर लेयर का स्पेसिफिक सर्विस प्रोवाइड करती है। ठीक है, ये क्या काम करता है लेयर्ड वाला, कि मल्टीपल लेयर में उसको डिवाइड कर देता है, जिससे कि वो और अच्छे से ऑर्गेनाइज रहे। ठीक है, उनको ऑर्गेनाइज करने के लिए, जहां पर हर लेयर का, हर जो ये लेयर है इनका एक स्पेसिफिक सर्विस प्रोवाइड करती है। ठीक है, एप्लीकेशन अलग, ट्रांसपोर्ट लेयर अलग, इंटरनेट मॉडल अलग। ठीक है, नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल अलग। ठीक है, तो ये छोटा सा डायग्राम आप इसमें बना देना, ज़्यादा डिटेल में मत घुसना। ये अलग अलग एक एक टॉपिक बहुत ही लेंदी है। ठीक है, समझने में के लिए भी अगर आप पढ़ना चाहोगे तो टाइम लगेगा उसमें। ठीक है, तो मैं भी इनको स्किप कर रहा हूँ, बस आप ये डायग्राम बना देना, इतना काफी होगा। उसके बाद आता है माइक्रो सर्विस मॉडल। अब इसमें क्या है, माइक्रो सर्विस मॉडल एक मॉडर्न आर्किटेक्चर है जो एक कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन को मल्टीपल इंडिपेंडेंट सर्विस में डिवाइड करता है। ठीक है, क्या है, बहुत ध्यान से सुनना। एक मॉडर्न आर्किटेक्चर है जो कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन को, ठीक है, मल्टीपल इंडिपेंडेंट सर्विस में डिवाइड करता है। ठीक है, हर सर्विस का स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करती है और अपने इंडिविजुअल सर्वर पर चलती है। ठीक है, उसके बाद की फीचर आते हैं सर्विस इंडिपेंडेंट, ईजी ऑफ मेंटेनेंस, स्केलेबिलिटी और टेक्नोलॉजी फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, अब इसका एक छोटा सा डायग्राम ये है कि ब्राउजर है, ब्राउजर के बाद क्या क्या आता है, लोड बैलेंसिंग सर्विस और प्रॉक्सी आता है। उसके बाद फ्रंट एंड सर्वर यहाँ पे हो गए दो। ठीक है, और भी आप ऐड कर सकते हो यहाँ पर। ठीक है, एप्लीकेशन सर्वर हो गया, एप्लीकेशन सर्वर पे आप नोटिफिकेशन सर्विस भी देखते हो और यहाँ पे कैचे मैनेजमेंट का भी सिस्टम आता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो डेटा बेस सर्वर। ठीक है, तो एक माइक्रो सर्विस मॉडल है। ठीक है, इसको भी एग्जाम में बना देना अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो। उसके बाद हम देखते हैं लिमिटेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। अब ये लिमिटेशन क्या है इनको देख लेते हैं। ठीक है, थर्ड वाला क्वेश्चन ही है, एक मिनट। ठीक है, ये थर्ड क्वेश्चन है इसका, मैं दिखा देता हूँ ये वाला, लिमिटेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम और प्रॉब्लम अराइज। ठीक है, तो इसको देखते हैं। इसमें क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम इफिशिएंसी, स्केलेबिलिटी और रिलायबिलिटी के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं, लेकिन कुछ लिमिटेशन और चैलेंजेस हैं जो प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन में अराइज होते हैं। ये सिस्टम को कॉम्प्लेक्स और एरर प्रोन बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब लिमिटेशन देख लेते हैं। दो तरीके की हमने यहाँ पे आपके सिलेबस में लिमिटेशन देखी। पहला है एब्सेंस ऑफ ग्लोबल क्लॉक और दूसरी थी यहाँ पे एब्सेंस ऑफ शेयर्ड मेमोरी। ठीक है, तो मैंने ज़्यादा डिटेल में तो इनको वो नहीं किया। ठीक है, लेकिन आप एग्जाम में इनको बहुत अच्छे से लिख पाओगे, इतना मैंने पढ़ा दिया है। ठीक है, तो पहला ये हमारा लिमिटेशन। ठीक है, इसकी देख लेते हैं, लॉजिकल क्लॉक की लिमिटेशन क्या है और प्रॉब्लम अराइज देखेंगे। ठीक है, अब डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में कोई सेंट्रलाइज ग्लोबल क्लॉक नहीं होता, हर नोड अपने लोकल क्लॉक का यूज़ करती हैं जो कि अलग अलग टाइम में ऑपरेट करती हैं। ये इसकी लिमिटेशन है, क्योंकि इसका एक सेंट्रलाइज ग्लोबल क्लॉक नहीं है। ठीक है, सब क्लॉक क्या कर रही हैं, अपने
नोड अपने लॉजिकल क्लॉक का यूज़ करते हैं, मतलब अपने अपने क्लॉक का यूज़ करते हैं जो कि अलग अलग टाइम में ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है। किसी में टाइम कुछ है, किसी में टाइम कुछ है, ठीक है। तो सब ग्लोबल एक क्लॉक के जरिए काम नहीं कर रहे, अलग अलग क्लॉक के उसमें काम कर रहे हैं। तो ये इसकी लिमिटेशन है। अब इससे प्रॉब्लम क्या क्या बन रही है, ठीक है, क्या क्या प्रॉब्लम अराइज हो रही है। तो सबसे पहला है इवेंट ऑर्डरिंग, ठीक है। तो जब इवेंट डिस्ट्रीब्यूशन में कर होते हैं उन्हें सीक्वेंस करना टफ हो जाता है इसके बाद, ठीक है, क्योंकि सब में अलग अलग टाइम में ऑपरेट कर रहा है, ठीक है। इसलिए ये डिटरमाइन करना कौन सा इवेंट पहले और कौन सा इवेंट बाद में हुआ है, इसमें इशू आता है, ठीक है। तो इवेंट ऑर्डरिंग एक मेन पॉइंट है इसका। टाइम डिफॉल्ट, मतलब इसमें क्या आता है, हर नोड का अपना क्लॉक होता है, ठीक है। हर नोड जितने भी कंप्यूटर हैं सब में अलग अलग टाइम चल रहा होगा, जिसमें क्लॉक डिफॉल्ट होता है। ये डेटा कंसिस्टेंसी को अफेक्ट करता है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा पॉइंट है इसका। तो दोनों प्रॉब्लम अराइजिंग वाले में इस तरीके से आपको बना के लिख देना है। पहले इसकी दो लिमिटेशन बता देना, प्रॉब्लम अराइजिंग बता देना, ठीक है। उसके बाद दूसरा पॉइंट आता है अब्सेंस ऑफ शेयर मेमोरी, कम्युनिकेशन वाया मैसेज पासिंग, ठीक है। लिमिटेशन क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में नोड अपनी मेमोरी शेयर नहीं करती, डेटा एक्सचेंज सिर्फ मैसेज पासिंग के थ्रू होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मेन यही है कि मैसेज पासिंग के थ्रू हमारा क्या हो रहा है, डेटा एक्सचेंज हो रहा है इसमें, ठीक है। अपनी कोई मेमोरी शेयर नहीं करता, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम या कंप्यूटर जो होता है, ठीक है। किसके थ्रू होता है, एक्सचेंज मैसेज पासिंग के थ्रू, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद इससे प्रॉब्लम क्या क्या राइज हो रही है। सबसे पहले डेटा कंसिस्टेंसी, अगर एक सिस्टम या नोड ने डेटा को अपडेट किया है तो दूसरे सिस्टम को अपडेट का तुरंत पता नहीं लगता, इससे इनकंसिस्टेंसी हो सकती है, ठीक है। और दूसरा पॉइंट आता है मैसेज डिले और लॉस। इसमें क्या आएगा, नेटवर्क इशू की वजह से मैसेज या डेटा पैकेट डिले हो सकते हैं या लॉस्ट हो सकते हैं। इससे कम्युनिकेशन एरर हो सकता है जो सिस्टम की रिलायबिलिटी को अफेक्ट करता है, ठीक है। तो ये हमारे दोनों इसके पॉइंट आए। और इसका कंक्लूजन में आप बता सकते हो कि डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में ग्लोबल की एब्सेंस और शेयर मेमोरी का सिग्निफिकेंट चैलेंज है, ठीक है। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एडवांस टेक्निक जैसे टाइम सिंक्रोनाइजेशन प्रोटोकॉल और मैसेज रिलायबिलिटी मैकेनिज्म का यूज़ किया जाता है, ठीक है। इनको भी हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन बस इतना ही होता है। उसके बाद एक क्वेश्चन आता है हमारा फोर्थ, लॉजिकल क्लॉक एंड लॉजिकल टाइम। तो इसको हम देख लेते हैं इसी वाले उसमें। और नेक्स्ट हम देखेंगे वेक्टर लॉजिकल क्लॉक, ठीक है। और इसके साथ एक क्वेश्चन और आता है हमारा, ठीक है, लैम्पोर्ट लॉजिकल क्लॉक, ठीक है, ये वाला, ठीक है। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। और इससे पहले मैं बता दूं, हमने पहला क्वेश्चन इससे पहले वाली यूनिट में किया था और इसमें हम 3 क्वेश्चन ये वाले देख रहे हैं। और इससे एक और वीडियो आएगी, उसमें अगले 3 क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। तो वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बाकी के वीडियो भी देखने के लिए, ठीक है। वीडियो पसंद आ रही वीडियो को लाइक करना। और यहाँ पे आता है लॉजिकल क्लॉक एंड लॉजिकल टाइम, बस इतना ही देखेंगे हम। इसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, थोड़ा सा इसमें एल्गोरिथम वाला पार्ट है। लॉजिकल क्लॉक और टाइम, लॉजिकल टाइम डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में एक टाइम मैकेनिज्म है जो कि इवेंट ऑर्डरिंग को ट्रैक करने के लिए यूज़ किया जाता है बेसिकली, ठीक है। अब यहाँ पे लॉजिकल क्लॉक होता है और दूसरा होता है लॉजिकल टाइम, ठीक है। अब यहाँ पे है डेफिनेशन, इसकी डेफिनेशन देखो। लॉजिकल क्लॉक एक ऐसा मैकेनिज्म है जो कि डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में इवेंट को सीक्वेंस करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। क्या करने के लिए, मैकेनिज्म ऐसा है जो कि इवेंट को सीक्वेंस करने के लिए यूज़ होता है। इसमें फिजिकल टाइम का यूज़ नहीं होता, सिर्फ इवेंट्स को ऑर्डर को ट्रैक किया जाता है, सिर्फ इवेंट्स के ऑर्डर को ट्रैक किया जाता है, ठीक है। कोई फिजिकल टाइम का यूज़ नहीं होता यहाँ पे, इवेंट्स के ऑर्डर को ट्रैक किया जाता है। उसके बाद आता है पर्पस क्या है भाई इसका। इसका मेन जो गोल होता है इवेंट ऑर्डरिंग को मेंटेन करना होता है और लॉजिकल क्लॉक सिस्टम के अंदर कैजुअल रिलेशनशिप रखना होता है कि कौन सी इवेंट पहले आया और कौन सा बाद में आया, ठीक है। तो ये हमारा क्या कर रहा है, हमारे कैजुअल रिलेशनशिप को ट्रैक कर रहा है, ठीक है। उसके बाद आता है एग्जाम्पल। इसका एग्जाम्पल में भी यही है, अगर नोड ए पे इवेंट E1 हुआ और नोड बी पर इवेंट E2 हुआ तो दोनों इवेंट के बीच जो रिलेशन को लॉजिकल क्लॉक के थ्रू ट्रैक किया जाएगा बिना ग्लोबल क्लॉक के, ठीक है। उसके बाद आता है लॉजिकल टाइम। लॉजिकल टाइम में भी इसकी डेफिनेशन और पर्पस देख लेते हैं बस। लॉजिकल टाइम का यूज़ लॉजिकल क्लॉक को डिफाइन करने के लिए किया होता है और एक एब्स्ट्रैक्ट टाइम है जो कि फिजिकल क्लॉक से इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। अब इसका यूज़ काफ़ी सिंपल होता है, हर इवेंट को एक यूनिक लॉजिकल टाइम दिया जाता है, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हर इवेंट को एक लॉजिकल यूनिक टाइम दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद इसका पर्पस क्या है, क्यों हम यूज़ कर रहे हैं। लॉजिकल टाइम का मेन पर्पस इवेंट को उसके ऑर्डर में अरेंज करना, ठीक है, ताकि सिस्टम को कंसिस्टेंसी में रखा जा सके। इससे टाइम स्टैम्प, ठीक है, करना इजी हो सकता है, ठीक है। तो ये था हमारा फोर्थ क्वेश्चन, ठीक है। अगर इसमें कुछ आपको डाउट हो तो भी बताना, ठीक है। मेनली मैंने जो मेन पॉइंट था वो इसका बताया, पूरी डिटेल में नहीं गया क्योंकि ये क्वेश्चन भी आ जाता है कभी कभी, वो लॉजिकल क्लॉक एंड लॉजिकल टाइम पूछ लेता है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट है इसमें एक तो वेक्टर लॉजिकल क्लॉक है और लैम्पोर्ट एल्गोरिथम है ये वाली, ठीक है। इसको हम देखेंगे बहुत अच्छे से, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ये वाली वीडियो पसंद आई तो लाइक करना और बाकी की जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगले यूनिट के बता रखे हैं इन पे भी अगर आप वीडियो चाहते हो तो कमेंट करना, वैसे मैं लाने की कोशिश करूंगा आपके एग्जाम से पहले और नोट्स भी मैं आपको दे दूंगा कल तक, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।